हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज मैं आप लोगों को बोर्ड का मॉडल पेपर है वो सॉल्व करा रही हूँ जो अपने 2022 का है। इसमें देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब कुछ टाइम कम हो गया है। पहले 3.25 घंटे यानी 3 घंटे और 15 मिनट्स का था पेपर। अब बोर्ड ने कुछ टाइम कम कर दिया है और ये 2 घंटे और 45 मिनट यानी कि 2 आवर्स और 45 मिनट्स का ही रह गया है। उसके बाद में यहाँ कुछ ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि किस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कुछ जो चैप्टर्स हैं वो हटा दिए। अब यहाँ पे कुछ ही चैप्टर रह गए, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है, थर्ड को हटा दिया, फिर फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ हटा दिया है, एट्थ, नाइन्थ, 10th को हटा दिया, 11, 12, 14, 15, 13 हट गया है और 16 हट गया है। तो यहाँ पे कुछ पेपर जो है 60% जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे हटा दिए हैं। अब जो इसका ब्लूप्रिंट है वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है ब्लूप्रिंट। तो ये इस हिसाब से आप यहाँ देख लेना कि किस चैप्टर से कितने नंबर के आपको आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर आप पहले वाले में देखो तो जो लेसन फर्स्ट है वो 4 नंबर का है, सेकंड है वो 5 नंबर का है। तो जितने ये मान के चलिए कि 4 नंबर से जितने ज़्यादा हैं उनमें से बड़े क्वेश्चन आने की जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं कि 4 चैप्टर हैं बीच में, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ। इनमें से आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से अपने को इसको यहाँ पे तैयार करना है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अब अपन ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं जो बोर्ड ने मॉडल पेपर में दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें कि जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस जो ऑर्गेनिज्म या जीव है उसमें अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन मतलब कि जिसमें निषेचन नहीं पाया जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केंचुआ, स्पंज, मधुमक्खी और एस्केरिस, यानी अर्थवर्म, स्पॉन्ज, हनी बी और एस्केरिस। तो आपको पता है कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसमें कई जो उसकी जातियाँ होती हैं उन जातियों में निषेचन नहीं होता और बिना निषेचन के ही अंडों से उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? सी, हनी बी या मधुमक्खी। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है कि एक प्रारूपिक परिपक्व आवर्तबीजी भ्रूणपोष में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो मतलब जो भ्रूण कोश या जिसे अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म, उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे और कितनी सेल्स होंगी। तो आपको पता है कि जब डिवीज़न होता है तो डिवीज़न के बाद में जो न्यूक्लियस हैं वो तो बनते हैं 8 और कोशिकाएं बनती हैं 7। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन होगा, 8 और 7। इसमें जो है 8 तो न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल, क्योंकि जो बीच में कोशिका होती है केंद्रक कोशिका, उसमें कोशिका एक होती है लेकिन उसके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस 2 होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी सही होगा। फिर उसके बाद में कौन सा जीव जो है, अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से जीव में X0 प्रकार का लिंग निर्धारण यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो आप लोगों ने लिंग निर्धारण वाले में पढ़ा है कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो एक तरह से कीट होते हैं, उन कीट में पाया जाता है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? टिड्डा या ग्रासहोपर। इसमें एक में क्रोमोसोम पाया जाएगा और एक में जो है स्पर्म नहीं पाए जाते, इसलिए ये X0 प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की आणविक संरचना में नाइट्रोजन क्षार के कौन से बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़ता है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि जो पेंटोज शुगर है वो नाइट्रोजन बेस, इन दोनों के मध्य कौन सा बंध होता है। तो इसमें आपका ग्लाइकोसिडिक
जो है बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। उसके बाद में है निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षी रोग का उदाहरण है, यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो जिसके कारण जो है स्व प्रतिरक्षा ही जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर होगा यूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी आमावती संधि रोग है। ये जो संधि शोथ रोग होता है इसके अंदर ही जो है दवाई जो लेते हैं वो दवाई ही उसे ख़त्म करना चालू कर देती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी आमावती संधि शोथ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद में है कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है, यानी कि नॉन कंटेजियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक से दूसरे में नहीं फैलती है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में सामान्य जुखाम यानी कॉमन कोल्ड, दाद दे रखा है, रिंगवर्म, कैंसर दे रखा है, फिर उसके बाद में टाइफाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, कैंसर, कि कैंसर जो है एक से दूसरे में नहीं फैलता है। फिर उसके बाद में अगला जो है वो है निम्न में से कौन सी गेहूं की पर्णधारी कीट प्रतिरोधी होता है, यानी कि इसमें आपको एक स्ट्रिप्स रस्ट रेजिस्टेंस डिजीज़ दी हुई है वीट की, तो उसमें आपकी कौन सी आएगी, हिमगिरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। फिर उसके बाद में 8 क्वेश्चन है डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए, यानी कि अब अपने को जैसे आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि अगर हमें वाहक और फॉरेन यानी कि वाहक वाला जो होता है और जो हमारा डिज़ायरेबल होता है वांछित डीएनए होता है, उन दोनों को किससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो एंजाइम इनको जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कि बीटी कपास में कौन से जीन डाले जाते हैं। तो आप लोगों ने बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी वाला पढ़ा है, तो उसमें आपके पास में 2 तरीके के जीन्स हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्राई 1AC और क्राई 2AB। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर ठीक होगा। उसके बाद में देखो फिर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स करने, और फिलिंग द ब्लैंक्स में जो पहला वाला है उसमें दिया हुआ है कि ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि कौन सी, यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप टिश्यू कल्चर से जो है बहुत सारे पौधे जो हैं वो उगा सकते हैं। तो उसमें आपका कौन सा आएगा, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे कि हमें कोई ऐसा पौधा है जिसकी बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ इकट्ठी उगानी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। उसके बाद अब देखो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट पूछे हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो वो हैं आपके 36। कुछ बुक्स में 34 दिए हुए हैं, लेकिन 36 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में फिर हमारे पास में है कि मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी कि हमारे पास में ऐसे कौन से डीएनए पार्ट्स हैं जिनसे कि हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम डीएनए के जो रिपीटेड सीक्वेंस हैं यानी प्रतिकृति वाले जो सीक्वेंस हैं उनको अपन लेंगे तो उससे काफ़ी बड़ा मानव जीनोम बढ़ सकता है। फिर उसके बाद में है अवसादी पोषक चक्र के भंडार धरती में कहाँ स्थित होते हैं, तो यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो चक्र चलते हैं इनके न्यूट्रिशन साइकिल, तो उसके अंदर वो कौन सा कहलाता है, क्रस्ट भाग, यानी जो प्रॉपर्टी भाग होता है उसके अंदर ये काम चलता रहता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ तक तो देखो सारे जो क्वेश्चंस थे वो 1-1 नंबर के थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उस 3rd में भी आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे अधिकतर आपके 1 लाइन जो है एक पंक्ति में आंसर होगा। तो ये अधिकतर आपके जो डेफिनेशन वगैरह होती हैं या कोई एग्जाम्पल होते हैं तो वो यहाँ पर
आएंगे। तो सबसे पहले देखो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संलग्नता को परिभाषित कीजिए या डिफाइन लिंकेज। तो आपको पता है कि हमारे जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो जो जीन्स आपस में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का काम करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो जीन्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज। फिर उसके बाद में बिंदु उत्परिवर्तन से उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर आएगा सिकल सेल एनीमिया, यानी कि आप लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा है। तो यहाँ पर जेनेटिक कोड का एक नाइट्रोजन बेस बदल जाने से जो ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए उसकी जगह कौन सा बनता है, वैलिल बनता है, जिसके कारण गोल की जगह या डिस्क शेप की जगह जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, हंसियाकार या सिकल सेल वाली। तो इसका आंसर ये होगा। फिर उसके बाद में प्रतिरक्षा की परिभाषा दीजिए, राइट डिफिनीशन ऑफ इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आप देखो कि जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे यही है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो जो हमें डिजीज़ है उस डिजीज़ को फाइट करने के लिए जो हमारी बॉडी में कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग अधिक उपयुक्त होता है। तो इसमें आपको अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा पेड़, जैसे मान लीजिए कि केला है, ये बनाना है, उसका अगर आपको इन्फेक्टेड संक्रमित पौधा दे दिया जाए और उससे आपको बिना रोग रहित पौधा बनाना है तो उसके लिए हम अगर उसके एपिकल पार्ट को, उसके शीर्षस्थ भाग को, जिसमें कि विभज्योत ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, अगर हम उनको लेकर टिश्यू कल्चर से पौधा बनाएं तो वो पौधा कैसा बनेगा, रोग रहित। तो इसमें आप आंसर क्या देंगे, या तो आप एपिकल पार्ट भी दे सकते हैं और दूसरा आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है कि विद्युत कर्ण संचलन को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये वो तकनीक है जिसमें कि हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को इलेक्ट्रिक की सहायता से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसमें जो जेल यूज किया जाता है एगारोज, तो उसकी सहायता से हम यहाँ पे इसको अलग करते हैं। और आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उसकी तरफ जो है डीएनए चला जाता है और उसमें भी जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आगे की तरफ और जो बड़े होते हैं वो पीछे की तरफ रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग या सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में है पारजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइंड ट्रांसजेनिक एनिमल। ये भी आपके बायोटेक्नोलॉजी का है, जिसमें कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से आप वांछित जीन को प्रविष्ट करवा के अपने वांछित लक्षण यानी डिजायर्ड कैरेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे एनिमल, जैसे कि रोजी आपके एग्जाम्पल गाय का दे रखा है कि उसमें हमने ऐसे जीन को एंटर कराया जिससे कि लैक्टा एल्बुमिन प्रोटीन जो है बनने लगता है और वो मानव के दूध जैसा होता है। तो हमें वहाँ पे वो प्रोटीन मिल रहा है जो मानव के दूध में मिलता है। तो इस तरह के आप यहाँ पर वांछित जब हम जंतु प्राप्त करते हैं लक्षण वाले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल या पारजीवी जंतु। उसके बाद में नेट प्राथमिक उत्पादक से या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास में आप एक फार्मूला याद रखना है, GPP माइनस R इजिकल टू NPP, यानी कि हमारे पास में जो ग्रॉस होती है सकल उत्पादक, उसमें से अगर हम R यानी कि हमारे जो श्वसन क्रिया है, रेस्पिरेशन है, उससे जो भी ऊर्जा खर्च होती है उसको अगर हम निकाल दें तो बाकी जो ऊर्जा होती है या प्रोडक्टिविटी है उसे हम क्या बोलते हैं, NPP। तो ये आप फॉर्मूला लिख के इसको समझा सकते हैं। उसके बाद में इसका जो एर्थ है वह है बाह्य स्थानीय या स्वस्थानीय।
संरक्षण किसे कहते हैं, तो इसका आपको एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने हैं। तो एक्स सीटू और इन सीटू। एक्स सीटू वो होते हैं जब अपन किसी भी पौधे या जंतु को उसके प्राकृतिक वातावरण यानी कि नेचुरल हैबिटेट से हम कहीं और जाके संरक्षित करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू, और जब हम उसको वहीं संरक्षित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन सीटू। तो एक्स सीटू में आपका जो जू है या चिड़ियाघर है उसको कह सकते हो, और इन सीटू में जो आपकी सेंचुरीज होती हैं, वन्य अभ्यारण्य वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम उसको संरक्षित करते हैं।